नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। अपने सवाल जवाब की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात और करता चलूँ। अभी मैं देख रहा था स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है आपके पास, info@bukharichambers.com। ये ईमेल एड्रेस अब मैं खुद चेक करता हूँ। मैं अक्सर उसमें देखता हूँ कि लंबी 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 कहानियाँ लिखी होती हैं। प्लीज़ लंबी कहानियों से गुरेज कीजिए। मैं लंबे सवालों के जवाब उस पर आपको नहीं दे सकता। बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जहाँ पे कहीं पे कोई 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स होते हैं, मैं उनके जवाब आपको फ़ौरन दे देता हूँ। बाकी अब मैं कोशिश करूँगा कि एक ऑटो रिप्लाई सिस्टम बना दूँ ऐसा कि जिसमें जहाँ पे ऐसा लंबा कोई सवाल हो तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगा आगे से कि आपने अपनी फ़ोन कंसल्टेशन बुक करनी है या अपनी टेलीफोन उसके पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, या आप आके अगर स्काइप पे बात करना चाहते हैं या फेस टाइम पे बात करना चाहते हैं तो उसके पर भी हम कर सकते हैं। तो आपको वो डिटेल्स मिल जाया करेंगी और उस पर हम आगे चलेंगे। अब अपना पहला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, आपसे मेरा सवाल अपने बेबी के लिए है जी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। मैं नेचुरलाइज ब्रिटिश हूँ और मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट भी आ गया है। मेरी वाइफ को स्पाउस वीज़ा ग्रांट हुआ था, वो यहाँ पे आई, वो प्रेग्नेंट हुई, फिर एनएचएस में थोड़े से मसले मसाइल हुए, उनके टेस्ट वगैरह सही नहीं हो रहे थे तो वो पाकिस्तान गई हैं अभी अपने पेरेंट्स के पास। तो वहाँ पे उनका हम दिखा रहे हैं। अगर बेबी वहाँ पैदा होता है तो आप मुझे बताएंगे प्लीज़ कि उसके पासपोर्ट के लिए आसानी होगी और कितना प्रोसेस टाइम हो सकता है, और यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा या पाकिस्तान से अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, बस यही सवाल है जी आपका? जी जी, यही सवाल। ओके, चलें बताता हूँ। देखिए, आप नेचुरलाइज्ड हो या ना हो, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस इन दिस। आपका बेबी जब पैदा होगा तो उसका बाप ब्रिटिश नेशनल होगा, या इंडेफिनिट लीव होल्डर हो या ब्रिटिश नेशनल हो, तो उसकी बेसिस पे आपका बच्चा बाय बर्थ ब्रिटिश हो सकता है। सो उसको आप क्या करते हैं, अगर वो यहाँ पर होता है तो फिर तो आप उसकी सीधी सीधी पासपोर्ट की एप्लीकेशन डालते हैं और उसकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन अप्रूव होकर उसका पासपोर्ट बन जाता है, क्योंकि वो बाय बर्थ ब्रिटिश होता है। जब वो यहाँ से बाहर कहीं होता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे आपको एम्बेसी में एप्लीकेशन करनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन का मकसद है कि आपने उसको रजिस्टर कराना है एज ए ब्रिटिश नेशनल, और उसके बाद वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि उसको वहाँ पे पासपोर्ट फिर इशू कर दिया जाता है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आप वहाँ पे सिर्फ इतना कीजिए, वो जेरीज के ऑफिस में मेरा ख्याल है वहीं पे सारा कुछ चलता है अभी तक। आप वहीं से सिर्फ उनके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि जी आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वो आप करके वहाँ से, या उसको खुद डाउनलोड करके आप उसमें एम्बेसी में सबमिट, आपको वो उधर एम्बेसी में ही सबमिट कराना पड़ेगा, बिकॉज बच्चा वहाँ पर होगा। अगर बच्चा वहाँ पर है, आप उसकी वहीं पर एप्लीकेशन करते हैं, आपके ब्रिटिश नेशनल होने की वजह से उसको वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, जरा मुझे तफसील से जवाब दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हमारा ना 3 साल पहले बच्चों के ह्यूमन राइट्स पे हमारी 3-3 साल के वीजे हुए थे, जो हमने 2 दफा एक्सटेंड करवाए हैं। अब नेक्स्ट ईयर हमारी इंडेफिनेट ड्यू है जी, ठीक है। आया पूछना मैंने ये है आपसे कि क्या हमें इसके लिए लाइव इन यूके करना जरूरी होगा या नहीं? अगर स्टे के लिए जरूरी है तब भी बता दें, अगर नेशनलिटी के लिए हमें लाइव इन यूके करना है तो तब भी बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। अभी जब मैं फोन बंद करूंगी तो मुझे टीवी पे आपने का जवाब सुनना है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ अपना फ़ोन बंद करने के लिए और फिर अपना सवाल का जवाब सुनने के लिए। जब आपको 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है, उसके बाद आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है, जब 6 साल कंप्लीट होते हैं डिस्क्रिशनरी लीव के ऊपर, तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अक्सर लोगों को सवाल उठता है कि जी उसके लिए लाइफ इन द यूके टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं। ये याद रखिए कि 6 साल की बेस पर जब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं, 6 साल यानी डिस्क्रिशनरी लीव जो आपको 3-3 साल की मिली, जब आप उसकी बेस पे इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट लीव के लिए विदाउट दीज टेस्ट। हाँ, जब भी आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाती है, उसके बाद आपने नेचुरलाइजेशन के लिए जब अप्लाई करना होगा, तो प्रोवाइडेड पिछले 10 साल के अंदर आपका कहीं पर भी कोई इन ब्रीच आप नहीं रहे हुए यूके में, सो उसकी बेसिस पे अगर आप ब्रीच पे नहीं रहे हुए तो 10 साल की बाद मतलब इंडेफिनेट लीव मिलने के 1 साल के बाद आप इंडेफिनेट उसके लिए नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उस वक्त आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना होगा, उस वक्त आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना होगा, वो दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। यही चीज़ अप्लाई होती है रेफ्यूजी वालों के लिए भी, जो रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर होते हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस की बेसिस पे इंडेफिनिट लीव मिल जाती है और आप कल को जाके नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना पड़ेगा और इंग्लिश लेवल B1 का भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम नेचुरलाइजेशन का होगा। लेकिन इंडेफिनिट लीव के लिए आपको दोनों टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था, इंडेफिनेट अगर हो तो पाकिस्तान कितनी देर के लिए रह सकते हैं, अगर मतलब वहाँ रहना हो तो? अच्छा, दूसरा और पूछना था, पासपोर्ट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? लाइफ इन यूके जरूरी है? अच्छा जी, ये पासपोर्ट के लिए यानी आप नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं ना? जी जी। ओके चलें ठीक है, बताता हूँ जी। हाँ नंबर वन आपका सवाल कीजिए, आप कितनी देर रह सकते हैं, और दूसरा सवाल आपका कि क्या क्या चाहिए आपको पासपोर्ट के लिए यानी नेशनलाइजेशन के जी लिए। जी। ठीक है जी। पहला सवाल का आपका जवाब ये बनता है सर कि आप अगर अपने इंडेफिनिट लीव आपको मिल चुकी है, आप मुल्क से बाहर तकरीबन 2 साल तक रह सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम पीरियड होता है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा बाहर गुजार के आते हैं तो आपकी इंडेफिनिट लीव लैप्स कर जाती है, यानी कि वो एक्सपायर हो जाती है, और उसके बाद आपको वापस आने के लिए दोबारा से अपना सारा कुछ करना पड़ेगा। कई केसेस में एक्सेप्शनल सिचुएशंस ये होती हैं कि आप गए बाहर, आपको 2 साल से कुछ महीने ऊपर लग गए, जब आप वापस आते हैं आपको एयरपोर्ट पे रोका जाता है, और आप उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी क्या एक्सेप्शनल रीजंस थे आपके बाहर रहने के, तो उसकी बेस पे आपको फिर भी वो एंट्री दोबारा दे देते हैं और आपकी इंडेफिनिटली बहाल कर देते हैं। लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे और आपको वो या तो वापस जाने को कहेंगे या फिर आपको थोड़ी देर का टाइम देंगे कि जी आप यहाँ पर आइए, 6 महीने का आपको एक विजिट वीज़ा की एंट्रेंस दे देते हैं कि आप उस पर आके अपना जो भी इमिग्रेशन स्टेटस है उसको आप रिजॉल्व कीजिए। ये याद रखिए, इंडेफिनिट लीव जब आपको मिलती है उसका मकसद ये होता है कि आपने ये बताया कि मैं यहाँ पर रेजिडेंट हूँ, मेरा परमानेंट घर यहाँ पर है, मेरी ज़िंदगी यहाँ पर है। जब आप वापस जाते हैं अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ जाके आप 1.5 साल रह के वापस आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी मेरी वजूहात थी वहाँ रहने की, लेकिन घर मेरा अभी भी यहाँ पर है, परमानेंट होम मेरा अभी भी यहाँ पर है। जब आप 2 साल से ज़्यादा गुजारते हैं तो वो 2 साल का जो पीरियड है उसको कंसिडर किया जाता है कि आपने अपने घर की या अपने परमानेंट रेजिडेंस की जो सारी मराहत थी वो आपको अब और नहीं चाहिए, इसलिए आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। 2 साल से कम का अरसा रखिए तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं आपकी जो नेचुरलाइजेशन की है। अब मैं दोनों चीज़ों को अगर इकट्ठा करता हूँ कि अगर आप चले जाते हैं इंडेफिनिट लीव के बाद और आप 1.5 साल बाहर रह कर आते हैं तो आप अपनी जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं आप शायद उनको पूरा नहीं कर सकेंगे नेचुरलाइजेशन के लिए। इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, टेस्ट की ज़रूरत है, लाइफ इन द यूके टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लेवल B1 का भी होना चाहिए। प्लस नेचुरलाइजेशन के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो आपने दिखाना ये है कि पिछले 5 साल से आप लीगली इस कंट्री में रह रहे हैं। ये नेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट जो डाल दी गई है इमिग्रेशन रूल्स के अंदर और अपनी गाइडेंस के अंदर होम ऑफिस की तरफ से, उसके अंदर यह है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो वो आपके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं कि क्या आप पिछले 10 साल से इस कंट्री में हैं। अगर आप पिछले 10 साल से इस कंट्री में रह रहे हैं और उसमें से आप अब आपको इंडेफिनिटली मिले 1 साल गुजरा है और आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सारे जो 10 साल गुजरे हैं कहीं पे भी आपने कुछ इमिग्रेशन रूल्स को ब्रीच ना किया हो, ये चीज़ ज़रूरी है। अब एग्जांपल आपको देता हूँ, एक बंदा आता है वर्क परमिट के ऊपर, यहाँ पे वो आया, वर्क परमिट लेकर आया, उसने 5 साल गुजारे, लीगली 5 साल उससे गुजर गए, उसने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, इंडेफिनिट लीव 1 साल और गुजर गई, अब टोटल उसको इस मुल्क में 6 साल गुजरते हैं। अब वो 6 साल की बेस पे अपनी नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके अगर पिछले 10 साल को देखा जाए तो 10 साल का उसका रेजिडेंस ही नहीं है यूके में, उसके पिछले 6 साल का रेजिडेंस है। वो 6 साल सारे के सारे उसने लीगल गुजारे, उस 6 साल के अंदर उसने कहीं पे कोई इमिग्रेशन रूल्स को ब्रीच नहीं किया, प्लस इंडेफिनिटली मिले हुए उसको 1 साल भी हो गया, तो वो नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यही साहब, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी पहले वाला जो एक सवाल था कि जी उनको 3 साल की डिस्क्रेशन लीव मिली, फिर 3 साल की डिस्क्रेशन लीव मिली। अब जब 3 साल की डिस्क्रेशन लीव दी जाती है, आमतौर पर उससे पहले कुछ पीरियड उनका इलीगल गुजरा होता है या एज ओवरस्टेयर्स गुजरा होता है, लेकिन उनके स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उनको डिस्क्रेशन लीव दे दी जाती। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपको 10 साल से ज़्यादा यहाँ रहते हुए हो गए, लेकिन पहले 3 साल 4 साल आपके इलीगल गुजरे, फिर आपको डिस्क्रेशन लीव मिली 3 साल की, फिर 3 साल की और मिली, तो 5 साल तो आप पूरे करते हैं अपने नेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट के, लेकिन वो जो 10 साल वाला पीरियड है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। आपकी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। आपके केस में अगर आप इंडेफिनिट लीव होल्डर हैं, अपने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, अगर तो 10 साल से आप यूके में हैं, क्या वो थ्रू आउट आपका लीगल गुजरा है? अगर थ्रू आउट लीगल नहीं गुजरा तो आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अदरवाइज आपके पैसे सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने जिस तरह आपको बताया, जब आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं अपने पासपोर्ट्स लगाइए पिछले 5 साल के,
उनको बताइए कि आप कहीं पे इन ब्रीच ऑफ रूल्स नहीं रहे। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको करना होगा B1 के ऊपर, और लाइफ इन द यूके टेस्ट करना होगा, और जो होम ऑफिस की फ़ीस होती है वो आप साथ लगाएंगे, उसकी बेस पे आपकी नेचुरलाइजेशन हो जाएगी। अगर आपकी कोई और क्रिमिनल कन्विक्शन भी नहीं है तो, अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हुई है तो उसके ऊपर भी आपको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन की, क्योंकि आपकी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। उम्मीद है आपको सब कुछ इसमें एक ही जवाब में मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, अली साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी मैं स्कॉलर से बात कर रहा हूँ, और प्लीज मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ना रिसेंटली बहुत मई में मेरा केस रिफ्यूज हो गया है। हाँ रिफ्यूजल की वजह ये थी कि आपका पासपोर्ट इनवैलिड है, जी। एक्सपायर है, जी। लेकिन उन्होंने अपील अलाउड की है साथ में। हाँ मुझे अपील किए हुए 2 महीने हो गए हैं। 2-3 वीक बाद उन्होंने फीस डिडक्ट कर ली थी कोर्ट ने ना मेरे अकाउंट से, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। जी। तो मैं बस ये पूछना था कि कोर्ट रफली कितना टाइम लग जाता है नॉन लेटर आने में, हियरिंग डेट आने में? ओके। दूसरा ये कि शादी के लिए मैं गया था, हाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शादी का प्लान कर रहे थे, तो वो उन्होंने कॉल किया होम ऑफिस को, कह रहे थे कि हमें होम ऑफिस से कंफर्म करना है फर्स्ट। हाँ। तो एप्लीकेशन ले ली थी उन्होंने, लेकिन अभी 1 वीक होगा होम ऑफिस से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा तो रफली उसका भी कितने टाइम तक रिप्लाई आ जाता है होम ऑफिस का? सर, आपको कितने साल हुए यूके में? लेटर आएगा या फोन कॉल आती है? कितना रफली टाइम लग जाता है इसमें? बस ये अच्छा, दो question। आपको कितने साल हुए यूके में अभी? मुझे यूके में हो गए हैं 7 साल। 7 साल हो और गए। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मेरी यूरोपियन वाइफ है और अच्छा। एक बच्चा भी यहाँ पे बोर्न हुआ है तकरीबन। ओके ओके, चलें मैं बताता हूँ सर, आप अपना सवाल का जवाब सुन लीजिएगा। मैं इसलिए पूछा था कि आपको कितने साल हुए हैं यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि आपके सवाल से लग रहा है कि आप बिल्कुल होम ऑफिस से वाकिफ़ नहीं हैं कि होम ऑफिस वाले और कोर्ट्स में कितनी डिलेज हो सकती हैं और क्या क्या हो सकता है। कि आपका 1 हफ़्ता गुजरता है तो आप सोचते हैं अच्छा जी अब कब जवाब आएगा, आपका 2 महीने गुजरे तो आप कहते हैं अभी क्यों नहीं जवाब आया। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें जो हम लोग काफ़ी अरसे से होम ऑफिस के साथ और कोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, हमें आदत सी हो चुकी है इस चीज़ को एक्सपेक्ट करने की कि कितनी डिलेज होती हैं। कोर्ट्स की तरफ से क्या हो रहा है, मैंने जो पिछले साल अगस्त में अपील्स की थी उनकी अब हेयरिंग डेट्स आ रही हैं। मैंने जो जुलाई में पिछले साल की थी उनकी पिछले जुलाई में यानी पिछले महीने उनकी हेयरिंग डेट्स आई हैं। सो तकरीबन साल का टाइम वो लगा रहे हैं। कुछ केसेस के अंदर वो अब उन्होंने ये चीज़ करनी शुरू की है कि वो प्रायोरिटाइज भी करते हैं केसेस को, कि वो देखते हैं कि जी कौन से केसेस हैं, अब एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर ज़्यादा लंबा टाइम है डिलेज का। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका ज़रा कम टाइम होता है, जिनकी अपील्स होती हैं असाइलम के ऊपर उनका और कम टाइम होता है, जिनके ह्यूमन राइट्स के केसेस होते हैं उनका टाइम तो ज़्यादा लगा देते हैं। और उसके बाद फिर अक्सर ये भी होता है कि जब उनको हेयरिंग डेट आती है तो हेयरिंग से 5-10 दिन पहले हमें एक नोटिस आ जाता है कि ये हमने फ्लोट लिस्ट पर डाल दी। अब ये फ्लोट लिस्ट भी एक बड़ा अजाब है। फ्लोट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके केस को उन्होंने किसी कोर्ट के अंदर नॉमिनेट नहीं किया कि ये इस जज ने केस को सुनना है। आपका जो हेयरिंग डेट है वो दे दी गई है आपको एक कि जी इस डेट को आपकी हेयरिंग होनी है, लेकिन हो सकता है आप सारा दिन बैठे रहें, आपका बैरिस्टर आपके साथ सारा दिन बैठा रहे और शाम को आपको बताया जाए कि नहीं जी आज किसी कोर्ट में टाइम नहीं था आपके केस को हैंडल करने का, इसलिए आपको दोबारा से एक और डेट दी जाएगी। अब उसमें क्या नुकसान होता है, आपने बैरिस्टर की फ़ीस भी पूरी पे करनी है और फिर दोबारा बैरिस्टर ने आना है तो आपको दोबारा उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बैरिस्टर तो आपके लिए आया वहाँ पे सारा दिन। सो अक्सर लोग इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये सवाल पूछना है कि जी आपकी हेयरिंग डेट कितनी देर में आएगी, आपको 2 महीने हो गए अपील किए हुए, अभी ज़रा इंतज़ार कीजिए, आपको अभी टाइम लगेगा। अगर आप कोर्ट्स को फ़ोन करके ही पूछते हैं जो उनकी कस्टमर सर्विस है, वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि डिलेज चल रही हैं और जब भी वो रेडी होंगे तब आपको वो एक लेटर आएगा और आपको जवाब देंगे। अभी तो ये हालात हैं कि हम जो पहले एक्सपेक्ट करते थे कि जी एप्लीकेशन की हमने FLR एप्लीकेशन की, उसके फ़ौरन 2-3 दिन के अंदर हमें एक्नॉलेजमेंट आ जाती थी, अब तो वो भी नहीं आता। अब तो उसके अंदर भी हमें कितना इंतज़ार करना पड़ता है, कई दफ़ा कितने महीने इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके कहीं उसका जवाब आता है और उसकी वो एक्नॉलेजमेंट आती है। कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि वो आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, वो कहते हैं कि जी 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद आपको एक और लेटर आ जाता है कि जी हम अभी आपके केस को देख रहे हैं, अभी इसमें और टाइम लगेगा। इस तरह की चीज़ें होम ऑफिस के साथ चलती रहती हैं। आपका जो सवाल है कि जी आपकी हेयरिंग डेट में डिले कितनी है, वो मैं जो समझता हूँ वो 8 से 12 महीने का टाइम आपको आराम से लगा सकते हैं आपकी हेयरिंग आने के लिए। एक तो ये चीज़ याद रखिए, और बाकी अब आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे से क्या करेंगे उसके साथ। मैं उस पर तो और अभी कुछ नहीं कह सकता कि आपकी जो फ़ीस उन्होंने काटी है उसके बाद उन्होंने कितनी देर में आपको जवाब देना है। फ़ीस काट ली है, अच्छी बात यह कि आपको ये पता चल गया कि आपकी फ़ीस
कट गई है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, यानी आपका केस कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। बाकी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ दे के आप कोर्ट से कभी भी पता कर सकते हैं कि आपके केस की क्या प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस तो ऐसी कोई नहीं होती, सिर्फ आपको ये कहते हैं कि जी अभी डिलेज हैं, अभी हम आपको नहीं बता सकते आपको हियरिंग डेट कब की आएगी। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अच्छा जी, नहीं दे रहे सवाल जनाब, मुझे बताया जा रहा है ब्रेक का टाइम हो गया। अब हम दूसरी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके अपना सवाल जवाब दोबारा शुरू करेंगे, थोड़ी सी देर में फिर से दोबारा मिलते हैं।